गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता पाठ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस पढ़कर समझकर जो है चैप्टर को और भी अच्छा रेडी कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर सन 1917, 13 दिसंबर 1919, 23 नवंबर सन 1927, 13 नवंबर 1940। तो 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 2, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर उत्तर प्रदेश, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, पटना या पटना बिहार। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो जन्म है वो श्योपुर ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ है। और आप कवि के जीवन परिचय को आप पढ़ सकते हैं जो कि चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, अपलोडेड है, और कविता के साथ उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिससे संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कवि मुक्तिबोध का काव्य संग्रह कौन सा है? आंखें, पतंग, उषा, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है मुक्तिबोध जी का? तो काव्य संग्रह है इनका चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न नंबर 4, गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब और कहाँ हुआ? 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में, 11 दिसंबर 1964 उत्तर प्रदेश में, 13 सितंबर 1964 मध्य प्रदेश में, 13 दिसंबर 1964 ग्वालियर में। तो इनकी मृत्यु जो है या फिर निधन जो है वो 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में हुआ। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध को किस वाद की कविता के अगुआ कवियों में से एक कहा जाता है? यानी कौन से वाद को लेकर वो सबसे आगे खड़े हुए मिले हैं और उसको आगे लेकर उसका नेतृत्व करते हुए दिखने वाले कवियों में से एक हैं? छायावादी, स्वच्छंदतावादी, स्वतंत्रतावादी या फिर नई कविता? तो वो नई कविता के अगुआ कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, मुक्तिबोध ने 20 वर्ष की छोटी उम्र में किस स्कूल में मास्टरी की? 20 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल में मास्टरी शुरू कर दी थी। तो उन्होंने किस स्कूल में ये की? शुजालपुर, उज्जैन स्कूल, बड़नगर मिडिल स्कूल या फिर जबलपुर में? तो उन्होंने बड़नगर मिडिल स्कूल में 20 साल की छोटी उम्र में ही स्कूल में टीचिंग करनी शुरू कर दी थी। प्रश्न नंबर 7, मुक्तिबोध की कविताओं में लंबे वाक्य किस प्रभाव के कारण है? यानी आप मुक्तिबोध की कविताओं को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लंबे लंबे वाक्य होते हैं। तो वो किस प्रभाव के कारण है? मराठी संरचना से, संस्कृत से, अंग्रेजी कविता के प्रभाव से या बंगाली भाषा के प्रभाव की वजह से? तो ये मराठी संरचना की वजह से जो है लंबे वाक्य देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वो सामान्यतः होती हैं कैसी? छोटी, लंबी, सरल और मुहावरेदार। तो इसमें से कैसी होती है उनकी कविता? उनकी कविता होती है लंबी। आप मुक्तिबोध की कविताओं को देखेंगे बहुत ही लंबी लंबी कविताएं हैं इनकी। प्रश्न नंबर 9, सहर्ष स्वीकारा है का अर्थ क्या है? खुशी खुशी स्वीकार करना, जल्दबाजी में स्वीकारना, जबरदस्ती स्वीकारना या फिर सिर्फ स्वीकारना? तो सहर्ष स्वीकारना का मतलब होता है खुशी खुशी स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? स्वयं को, ईश्वर को, प्रिया को या फिर माता को? तो उन्होंने इसमें अपने प्रिय को संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 11, गरीबी कैसी है? गर्बीली, दुर्भाग्यपूर्ण, निर्मम या रहस्यमय? तो उन्होंने गरीबी को कैसा बताया कवि ने अपनी कविता में? तो उन्होंने गरीबी को गर्बीली बताया है। प्रश्न नंबर 12, जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है में से तत्सम शब्द बताइए। जागृत, संवेदन, कुछ भी, तुम्हारा भी और है कुछ। तो जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है में तत्सम शब्द बताना है हमें। तो तत्सम शब्द क्या है इन पंक्तियों में? वो है जागृत, संवेदन। ये सब शब्द जो है ये तत्सम नहीं है, ये नॉर्मली यूज होने वाले शब्द हैं और ये करेक्टिंग शब्द हैं और इस तरीके की ये बाकी चीज़ें हैं, लेकिन शब्द जो है वो एक्चुअल में तत्सम शब्द ये हैं।
प्रश्न नंबर 13, सहर्ष स्वीकारा है कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? निराला, हरिवंश राय बच्चन, पंत या मुक्तिबोध? तो ये इन्हीं की कविता, पाठ से संबंधित ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो ये इन्हीं की कविता है। प्रश्न नंबर 14, सहर्ष स्वीकारा है कविता कवि के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? भूरी भूरी खाक, खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, विपात्र, काठ का सपना। तो ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ये काव्य संग्रह जो है लिया गया है भूरी भूरी खाक धूल से। प्रश्न नंबर 15 लेते हैं, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? सक्षम, दृढ़, संवेदनशील या फिर कमजोर? तो कवि की आत्मा कैसी हो गई है? यहाँ पर संवेदनशील हो गई है। प्रश्न नंबर 16 लेते हैं, पाताली अंधेरे की गुहाओं में, यहाँ गुहा शब्द का अर्थ क्या है? सहायता के लिए पुकार, छिद्र, बिल या फिर गुफा? तो गुहा का मतलब होता है गुफा। प्रश्न नंबर 17, कवि की छटपटाती छाती को कौन डराता है? आत्मीयता, भवितव्यता, कोमलता और गर्बीली, गरीबी? तो उनको छटपटाहट किस चीज़ की वजह से, किस वजह से जो है छटपटाहट होती है? वो छटपटाहट उनको भवितव्यता की वजह से होती है। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं, पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, यहाँ विवर शब्द का अर्थ क्या है? गुफा, बिल, विचार या फिर शिविर? तो यहाँ पर इस विवर का अर्थ है बिल। प्रश्न नंबर 19, कवि मुक्तिबोध ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? कमल से, आकाश से, दर्पण से या फिर चांद से? तो उन्होंने चांद से अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना की है। प्रश्न नंबर 20, कवि मुक्तिबोध से अब क्या नहीं सहा जाता? गहन अंधकार, रमणीय उजाला, शोर शराबा, दक्षिण ध्रुवी अंधकार? तो कवि मुक्तिबोध से अब क्या नहीं सहा जा रहा है? उनसे रमणीय उजाला नहीं सहा जा रहा है। लोगों के को प्रॉब्लम होती है कि गहन अंधकार से बचा जाए, शोर शराबे से और दक्षिण ध्रुवी अंधकार से बचा जाए, लेकिन कवि जो है वो रमणीय उजाले, अपने जीवन में रहने वाले उजाले से, जो उसको आकर्षित कर रहा है वो उजाला, उससे बचना चाह रहा है, उससे वो सहा नहीं जा रहा, क्योंकि उसको ये डर है कि भविष्य में अगर ये उजाला नहीं रहा तो वो कैसे रह पाएगा। प्रश्न नंबर 21, परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? पगड़ी, परिजन, परिक्रमा, चारों ओर से घिरा हुआ? तो इसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित शब्द का क्या अर्थ है? अच्छी छाया, अच्छा कर्म, घिरा हुआ, पूरी तरह से ढका हुआ? तो आच्छादित का अर्थ होता है पूरी तरह से ढका हुआ। इस कविता में बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है कविता को पढ़ने समझने में बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और उन्हें लगता है बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। कविता को बहुत ही अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस चैनल पर। आप कविता को सर्च करें और आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और कविता को बहुत अच्छी तरीके से समझें। देन आप कोई भी, आप चाहे MCQs कर रहे हो, चाहे वन वर्ड क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको पाठ को समझना ही होगा पहले। प्रश्न नंबर 23, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि दक्षिण ध्रुवी अमावस्या को पा लेना चाहता है। क्यों शरीर पा लेना चाहता है? शरीर पर, अंतर में, चेहरे पर या फिर ये सभी? तो वो कहाँ पा लेना चाहता है इस दक्षिण ध्रुवी अंधकार को? वो इन सभी में पा लेना चाहता है, शरीर पर, अंतर में और चेहरे पर। प्रश्न नंबर 24, सहर्ष स्वीकारा है कविता में गर्बीली, गरीबी में, गरीबी क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो ये गर्बीली, गरीबी, गरीबी कैसी है? गर्बीली है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विशेषण। विशेषण से संबंधित अगर आपको नियम नहीं मालूम है या फिर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रही है या डाउट्स क्लियर नहीं है तो आप जरूर वीडियोस देखें, सब कुछ वहाँ पे समझाया गया है। विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, सर्वनाम, सारी वीडियोस जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर समझ लें। ये ग्रामर के पॉइंट्स जो हैं आपको किसी न किसी वे में आपको यूज़ आपसे हो ही जाते हैं, इससे संबंधित आपको प्रश्न मिल ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं, कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती है? संवेदनात्मक, बहलाती सहलाती, छटपटाती या विचारात्मक? तो कवि को बहलाती सहलाती जो आत्मीयता है वो सहन नहीं होती। प्रश्न नंबर 26, कवि कहाँ लापता होना चाहता है? अंधेरी गुफाओं में, भीड़ में, शहर में या फिर गलियों में? तो कवि जो है अंधेरी गुफाओं में लापता हो जाना चाहता है। प्रश्न नंबर 27, सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता में किस भाव की प्रधानता है? क्रूरता, रूठने का भाव, कठोरता या फिर विनय? यानी पूरी कविता में किस भाव से यहाँ
यहाँ पर कविता का जो भाव दिखाया जा रहा है वो कौन से भाव से दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे किसी कविता में दुख दिखाया जाता है, किसी में खुशी दिखाई जाती है, किसी में निवेदन दिखाया जाता है। तो वैसे ही इस कविता में कौन सा भाव दिखाया गया है, तो इस कविता में विनय का, क्योंकि आप देखेंगे कवि यहाँ पर निवेदन करता हुआ नजर आता है कि उसको इस सुखमय जीवन से अब थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि अगर कहीं भविष्य में ये ना रह गया तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, इसलिए वो अपने आप को अंधेरों में खो देना चाहता है। प्रश्न नंबर 28, कवि को किसकी कोमलता सहन नहीं होती है, ममता की, सहनशीलता की, आत्मीयता की या फिर माँ की। तो किसकी कोमलता वो नहीं सह पाते हैं, तो वो कोमलता जो है ममता की नहीं सह पाते हैं। प्रश्न नंबर 29, बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है, संदेशपूर्ण, सांत्वना देने वाली, दुखद या फिर विचार प्रधान। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता जो है वो कैसी आत्मीयता है, वो सांत्वना देने वाली आत्मीयता है। प्रश्न नंबर 30, कवि ने जिंदगी में जो कुछ है उसे कैसे स्वीकारा है, कठिनाई से, सहर्ष, गलती से या प्रयास से। तो उन्होंने उसे सहर्ष ही स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 31 लेते हैं, सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है, बर्दाश्त, फालतू, जहरीली या फिर कम। तो क्या नहीं होती है, ये बर्दाश्त नहीं होती। कवि को ऐसा लगता है कि ये जो बहलाती सहलाती आत्मीयता है उससे अब ये बर्दाश्त नहीं होती। प्रश्न नंबर 32, कवि के अनुसार पृथ्वी के जो दक्षिण ध्रुव पर है कैसा अंधकार रहता है, गहनता का, अमावस्या का, प्रकाशपूर्ण होता है या फिर पूर्णिमा का होता है। तो कवि के अनुसार दक्षिण पर जो अंधेरा है वो अमावस्या का है। प्रश्न नंबर 33, भवितव्यता किसको डराती है, संघाती को, छाती को, बिखलाती को या फिर धरती को। तो ये भवितव्य जो है छाती को डराती है। प्रश्न नंबर 34, भीतर की सरिता का क्या अर्थ है, मनोभाव, अशांति, सुखद भाव या फिर शांति। तो ये जो भीतर की सरिता है इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मनोभाव, यानी मन में जो आने वाले भाव हैं, मन में कितने भाव आ जाते हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे भीतर की सरिता, सरिता का मतलब होता है नदी, नदी में जल कितना निरंतर बहता रहता है, आपने देखा ही है। वैसे ही भीतर की, किसी भी व्यक्ति के भीतर अंतर की, उसके मन की भी सरिता होती है जिसमें अनंत भाव आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 35, कवि की आत्मा कैसी हो गई है, भाव शून्य, कमजोर, अक्षम, पीड़ादायक या सशक्त। तो कवि की आत्मा कैसी हो गई है, उसकी आत्मा जो है कमजोर और अक्षम हो गई है। प्रश्न नंबर 36, कवि ने अपने अनुभवों को कैसा बताया, गंभीर, दुखद, सुंदर या फिर सुखद। तो कवि ने अपने अनुभवों को यानी अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही गंभीर बताया है। प्रश्न नंबर 37, कवि से क्या नहीं सहा जाता है, गहन अंधकार, रमणीय उजाला, धूप में खड़ा होना या फिर शोर। तो कवि क्या नहीं सह पा रहा है, वो है रमणीय उजाला। प्रश्न नंबर 38, कवि मुक्तिबोध के पास किसका वैभव है, अनुभव का, गरीबी का या अभिनव का या फिर विचार का। तो उनके पास किसका वैभव है, उनके पास विचारों का वैभव है। प्रश्न नंबर 39 लेते हैं, कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है, जल से भरे, कष्टों के, ममता के या फिर परायपन के। तो कौन से बादलों की का मंडराना जो है उसकी कोमलता को कष्ट दे रही है, तो वो ममता के बादल है जो कि कवि की कोमलता को कष्ट दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 40 लेते हैं, बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, पिराती मतलब दर्द देती है। पिराती शब्द का क्या अर्थ है, सहलाना, बहलाना, कोमलता या फिर दर्द करना। तो ये इसका अर्थ होता है दर्द करना। प्रश्न नंबर 41, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन, निराला, पंत या मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध की रचना है और ये एक काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 42 लेते हैं, भूरी भूरी खाक धूल के कवि का नाम बताइए, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, निराला या नागार्जुन। तो कवि का नाम है मुक्तिबोध जी और ये भूरी भूरी खाक धूल एक काव्य संग्रह है जिससे सहर्ष स्वीकारा कविता ली गई है। प्रश्न नंबर 43 लेते हैं, कमायनी एक पुनर्विचार किस विधा की रचना है, कमायनी एक पुनर्विचार किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कथा साहित्य है, आलोचना है या फिर काव्य संग्रह है। तो ये क्या है, ये एक आलोचना है। कमायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए एक बुक लिखी गई है जो कि आलोचना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 44 लेते हैं, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता का नाम क्या है,
तो मुक्तिबोध जी हैं हमारे। मुक्तिबोध का नाम, पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 46, मुक्तिबोध के किसी एक काव्य संग्रह का नाम बताइए। किसी एक काव्य संग्रह का नाम बताना है हमें। चांद का मुटेड़ा है, भूरी भूरी खाक धूली, ये तो आपको याद ही रखना है क्योंकि यहीं से आपको जो है ये आपकी कविता ली गई है। प्रश्न नंबर 47, कमायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना साहित्य की किस विधा से संबंधित है? अभी हमने ये प्रश्न इससे संबंधित पढ़ा था, ये आलोचना वाली पुस्तक है। प्रश्न नंबर 48, कितने वर्ष की आयु में मुक्तिबोध ने बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की? तो इससे संबंधित भी प्रश्न हम कर चुके हैं। 20 साल की उम्र में ही उन्होंने मास्टरी शुरू कर दी थी बड़नगर के मिडिल स्कूल में। प्रश्न नंबर 49, मुक्तिबोध का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो उनका जन्म जो है एमपी में हुआ है। मुक्तिबोध का निधन कब और कहाँ हुआ है? तो मुक्तिबोध का निधन जो है वो 11 सितंबर 1964 में नई दिल्ली में। भूरी भूरी खाक धूल किस विधा की रचना है? ये किस विधा की रचना है? तो ये एक काव्य संग्रह है। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की किस रचना में संकलित है? तो ये उनकी काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूली से लिया गया है या फिर उसमें संकलित है। गर्बीली गरीबी में कौन सा अलंकार है? गर्बीली गरीबी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 54, मुस्काता चांद क्यों धरती पर मुस्काता चांद ज्यों धरती पर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमें इसमें अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। काठ का सपना साहित्य की किस विधा की रचना है? काठ का जो सपना है ये एक साहित्य एक रचना है और ये साहित्य की कौन सी विधा की रचना है? तो ये एक कथा साहित्य है। प्रश्न नंबर 56, सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो यहाँ पर विनय भाव की प्रधानता है। सहर्ष स्वीकारा है कविता क्या प्रेरणा देती है? कि जीवन के जो सुख दुख है, दुख, संघर्ष, अवसाद, इन सबको साथ लेकर परिस्थितियों का सामना करते हुए का सामना करना सिखाती है हमें। प्रश्न नंबर 58, मुस्काता चांद किसका प्रतीक है? तो मुस्काता हुआ चांद जो है यहाँ पर किसका प्रतीक है? तो ये कवि की प्रिया के आलोक अथवा उसके खिले हुए चेहरे का प्रतीक है। कवि किसे दंड देना चाहता है? कवि जो है इसमें कविता में ये बात करते हुए नजर आते हैं कि वो स्वयं को दंड देना चाहते हैं। तो दंड देने के बाद उन्होंने स्वयं के लिए कही है क्या? प्रश्न नंबर 60, भूलू मैं में कौन सा अलंकार है? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न नंबर 61, कवि को पाताली गुफाओं में किसका सहारा प्रतीत होता है? ये पाताली गुफा जो है उसमें कवि को किसका सहारा जो है महसूस होता है? तो वहाँ पर उन्हें एक विशिष्ट सत्ता या फिर प्रिया। प्रश्न नंबर 62, सहर्ष स्वीकारा है कविता में गरीबी को कैसा माना गया है? यहाँ पर कवि जो है गरीबी को किस तरीके का बताते हैं? तो उस गरीबी को वो गर्बीली बताते हैं।
प्रश्न नंबर 63, सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है या दर्द करती है? कहाँ पिराती है वो? तो वो भीतर अंतर में पीड़ा देती है। प्रश्न नंबर 64, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। अगला है बहलाती सहलाती। मुस्काता, यहाँ पर आप देखेंगे मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। भर भर फिर आता है मैं, भर भर फिर आता है मैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी जो है ये कथा साहित्य है। सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये भूरी भूरी खाकधुली से ली गई है। ममता के बादल में कौन सा अलंकार है? तो ममता के बादल में रूपक अलंकार है। विवर का अर्थ क्या है? बिल। प्रश्न नंबर 65 लेते हैं। ये पद्यांश पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न हमें पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव, यह सब विचार वैभव सब। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब ये उपरोक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध जी हैं। उपरोक्त पद्यांश किस कविता से ली गई? तो सहर्ष स्वीकारा कविता से लिया गया है। इसमें कवि किसे संबोधित कर रहे हैं? तो इसमें कवि जो है असीम सत्ता को, कवि अपनी उपलब्धियों के लिए किसे श्रेय देते हुए नजर आते हैं? वो असीम सत्ता को। अगला प्रश्न लेते हैं। कवि अपनी किस उपलब्धि पर गर्व करता है? यहाँ पर कवि जो है कविता में अपनी किस उपलब्धि पर गर्व करता हुआ नजर आता है? तो वो जो उपलब्धि है उनकी वो ये कि कवि अपनी गरीबी गंभीर अनुभव, चिंतन, दृढ़ता तथा मन में अनेकों भाव की नदी पर गर्व करता है। गर्बीली गरीबी गंभीर अनुभव में से विशेषण शब्द बताइए। गर्बीली गरीबी में गर्बीली जो है विशेषण है, और गंभीर अनुभव हमारे कैसे हैं? गंभीर है या कम है या ज़्यादा है? तो अनुभव कैसे हैं हमारे? गंभीर हैं। तो इसमें गरीबी विशेषण और इसमें गंभीर विशेषण है। उपरोक्त पद्यांश में से कोई दो तत्सम शब्द हमें बताने हैं। तो दो तत्सम शब्द क्या है इसमें? सहर्ष ले लीजिए, वैभव, दृढ़ता, संवेदन, सब तत्सम शब्द ही हैं इसमें। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। ऑलमोस्ट 65 जो है क्वेश्चंस MCQ एंड 1 वर्ड। इस कविता पाठ से संबंधित जो कवि हैं उनका जीवन परिचय, आपको कविता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs और 1 वर्ड। इतना सारा कंटेंट आप एक जगह एक चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लेते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो इसे पढ़ते रहें और अपने चैप्टर्स को स्ट्रांग करते रहें। टाइम अच्छा इन्वेस्ट करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसे अधूरा न छोड़ें, और अगर आपने पढ़ लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से तभी के तभी उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे कि आपने पिछला जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो ना वेस्ट जाए। और इतना भी टफ नहीं है ये, बिल्कुल भी। ज़रूर देखें, पढ़े, समझे, आराम से समझें, और इस तरीके से अपनी
तैयारी जो है वो अच्छी बना कर रखें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी तरीके से टाइमली अपडेट्स पाने के लिए चैनल कब कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, समरी दे रहा है या क्वेश्चन आंसर दे रहा है, एमसीक्यूज दे रहा है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।